नमस्कार दोस्तों, सक्सेस विस्टा क्लासेस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हम शुरुआत कर रहे हैं मुगल वंश की। मध्यकालीन इतिहास में दोस्तों मुगल वंश काफ़ी महत्वपूर्ण है और कोई सा भी आप एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप वनडे एग्जाम दे रहे हो या आप यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हो, हर जगह मुगल वंश एक प्रश्न आपके एग्जाम में रहते हैं। तो आइए दोस्तों आज शुरुआत करते हैं मुगल वंश की। मुगल वंश के अंतर्गत दोस्तों आज हमारा ये पहला वीडियो है। सबसे पहले हम मुगल वंश की नींव कैसे पड़ी, बाबर कैसे भारत आता है, तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मुगल वंश में आज हम पढ़ेंगे बाबर। सबसे पहले हम आपको बताते हैं जो मध्य एशिया वाला भाग था, जिसमें आप देखेंगे यहां पर किर्गिस्तान है, उज्बेकिस्तान है। तो ये जो मध्य एशिया वाला भाग था, मध्य एशिया के भाग में आप देखेंगे सबसे पहले एक तैमूर वंश की उत्पत्ति होती है, जिसका संस्थापक जो था वो तैमूर था। और तैमूर ने 14वीं सदी में, आप देखेंगे 14वीं सदी में मध्य एशिया में तैमूर वंश की स्थापना की। जब तैमूर की मृत्यु हो जाती है, तब ये तैमूर वंश जो है कई छोटी छोटी शाखाओं में विभाजित हो जाता है। और इन्हीं छोटी छोटी शाखाओं में एक फरगना नाम का, आप देखेंगे उज्बेकिस्तान वाले रीजन में फरगना नामक एक राज्य था, जिसका शासन भार जो था बाबर के पिता के हाथों में था। तो उसी फरगना राज्य से संबंधित था बाबर। अब आइए दोस्तों देखते हैं किस प्रकार बाबर भारत की ओर आता है और भारत पर आक्रमण करता है। 11 वर्ष की अल्प आयु में 1494 ईस्वी में ही बाबर को अपना राज्य संभालना पड़ता है। लेकिन राज्य संभालने के क्रम में उसको कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। उसके ही पारिवारिक लोग उसके खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं और उसको फरगना से बेदखल कर दिया जाता है। जब फरगना से वह बेदखल हो जाता है, तब बाबर नए राज्यों की खोज में निकलता है। आप देखेंगे उसी क्रम में उज्बेकिस्तान में ही एक जगह है समरकंद पर वह विजय हासिल करता है। लेकिन वहां पर ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाता है। फिर वह धीरे धीरे भारत, ये वाला रीजन है भारत, आप देखेंगे ये पूरा रीजन है भारत, ये है अफगानिस्तान, ये है काबुल। अब समरकंद पर विजय हासिल करता है। लेकिन दोस्तों यहां पर जो ताकतें थी, उस्मानी वंशज इसको यहां पर राज्य नहीं करने दे रहे थे। इस वजह से ये काफी शक्तिशाली लोग थे। तो वह समरकंद पर केवल 8 महीने, 6 महीने, 5 महीने इस तरीके से कुछ समय तक ही कब्जा करके रख पाता था। फिर इसके बाद उसको समरकंद को छोड़कर भागना पड़ता था। फिर आप देखेंगे इसी क्रम में उसने काबुल पर आक्रमण किया। काबुल पर भी वह ज्यादा समय तक राज्य नहीं कर पाया। तो फिर उसने समरकंद को जीतने का प्रयास करता है। फिर समरकंद को जीतने के बाद कुछ महीने वह राज्य करता है। फिर वह इस वाले रीजन में वापस आता है। तो दोस्तों यही क्रम चलता रहा उसका, वह स्टेबल नहीं हो पाया, स्थायी नहीं हो पाया। इसी क्रम में उसको जब वह काबुल वाली विजय को प्राप्त करने के बाद भारत की राजनीतिक स्थिति के बारे में उसको खबर मिलना शुरू हो जाती है। सबसे पहले हम बाबर के बारे में जानते हैं। बाबर का पूरा वास्तविक नाम जो था जहीरुद्दीन मोहम्मद था। ये काफी बार आपसे विभिन्न एग्जाम में पूछा गया है। बाबर का वास्तविक नाम जो था जहीरुद्दीन मोहम्मद जो था, बाबर का वास्तविक नाम था। अब दूसरा प्रश्न है, उसका पिता जो था तैमूर वंशज था। हमने अभी आपको बताया जो तैमूर वंशज थे वो तुर्की थे, तुर्कों से संबंधित था उसका पिता। उसके पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा। कई बार ये एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा गया। उमर शेख मिर्जा जो था ये तैमूर वंशज था और बाबर का पिता था। और इसकी माता जो थी वो मंगोल वंशज थी माता, और माता का नाम था कुतलुक निगार खानम। ये कई एग्जाम में आपसे पूछा गया है। माता का नाम कुतलुक निगार खानम जो मंगोल वंशज थी, और पिता जो थे वो तैमूर वंशज थे। उमर शेख मिर्जा इसके पिता का नाम था। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। बाबर का जन्म कब होता है, तो 14 फरवरी 1483 ईस्वी को बाबर का जन्म उज्बेकिस्तान में ही फरगना वाले रीजन में होता है। कई बार आपसे ये प्रश्न भी पूछा गया है। तो इसका जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी को फरगना में होता है। अगला प्रश्न है, वंश जो था ये तुर्की नस्ल की चगताई शाखा से संबंधित था। चगताई शाखा जो थी, कई बार ये प्रश्न आपसे पूछा गया है, बाबर जो था किस वंश से संबंधित था, तो याद रखिए बाबर चगताई वंश से संबंधित था। चगताई ये तुर्की नस्ल की ही एक शाखा थी, चगताई, तो आप ये याद रखिए।
अगला बिंदु देखते हैं। 11 वर्ष की अल्प आयु में ही 1494 ईस्वी में फरगना का साम्राज्य उसको संभालना पड़ता है, क्योंकि इसके पिता की मृत्यु हो जाती है। और दोस्तों फिर अब आइए देखते हैं इसके आक्रमण की श्रृंखला। 1501 ईस्वी में समरकंद पर, हमने आपको रीजन दिखाया था मैप में, समरकंद पर ये आक्रमण करता है। ये उज्बेकिस्तान का ही रीजन है समरकंद, और वहां पर केवल 8 महीने ही शासन कर पाता है और इसको समरकंद को छोड़ के भागना पड़ता है। दोस्तों हम आपको बता चुके हैं उस्मानी वंशज जो थे काफी शक्तिशाली थे, तो इस वजह से वह वहां पर ज्यादा समय तक टिक नहीं पाया। अगला देखिए, अगला आक्रमण 1504 ईस्वी में कब है? 1504 ईस्वी में अब धीरे धीरे अफगानिस्तान वाले रीजन की ओर बढ़ा है। काबुल की विजय करता है और इसी क्रम में वह गजनी पर भी अधिकार कर लेता है। ये पॉइंट कई बार पूछा गया, बाबर ने काबुल की विजय कौन सी ईस्वी में की थी? तो याद रखिए 1504 ईस्वी में काबुल की विजय करता है और इसी क्रम में वह गजनी पर भी अधिकार कर लेता है। बाबर सबसे पहले देखेंगे आप ऊपर उज्बेकिस्तान वाला रीजन जो है समरकंद के आप बाद नीचे की ओर देखेंगे, यहाँ अफगानिस्तान वाले रीजन में है ये काबुल की विजय कर रहा है। वह धीरे धीरे भारत की ओर बढ़ रहा है। अब वह पाकिस्तान वाले रीजन में एंट्री करेगा। आप देखिए जब 1507 ईस्वी में काबुल विजय करने के बाद जब वह दोबारा काबुल की विजय करता है तो उसी समय पादशाह की उपाधि धारण करता है। यह प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, पादशाह की उपाधि बाबर ने कब धारण की थी? तो 1507 ईस्वी में जब वह काबुल की विजय कर लेता है, दोबारा काबुल की विजय करता है, तब वह पादशाह की उपाधि धारण करता है। अगले बिंदु देखते हैं दोस्तों, बाबर के भारत पर आक्रमण करने के क्या कारण रहे? सबसे कई बार ये यूपी पीसीएस या कि पीसीएस एग्जाम में आपसे कई बार इसका विवेचन करने के लिए दे देता है कि बाबर के भारत पर आक्रमण करने के क्या कारण रहे, उनकी विवेचना कीजिए। तो इस तरीके से ये आप 3 बिंदु महत्वपूर्ण है, याद रखिए। शक्तिशाली उज्बेकों से बार बार पराजित हो रहा था, क्योंकि उज्बेक जो थे काफी शक्तिशाली थे। तब उसको समझ आ गया कि उज्बेकिस्तान वाला जो रीजन था समरकंद, वहां पर उसका राज्य स्थापित करना काफी मुश्किल है, क्योंकि वह जो उज्बेक हैं उस्मानी वंशज जो हैं वह काफी शक्तिशाली हैं। इस वजह से उसको भारत की ओर रुख करना पड़ा। काबुल कांधार की ओर होते हुए भारत की ओर उसने रुख किया। दूसरा पॉइंट जो है धन की लालसा। आप देखेंगे मध्य एशिया वाला उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान जो आप देखेंगे समरकंद, काबुल, कांधार वाले रीजन है, यहाँ पर इतनी धन की पर्याप्तता नहीं थी कि बाबर जो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। लेकिन जब काबुल कांधार होते हुए जब वह पेशावर खैबर दर्रा को पार करता हुआ पेशावर पहुंचता है, तब उसको भारत में अपार संपदा होने की खबर मिलती है। तो यह वजह भी रही, वह धन की लालसा में उसने भारत की ओर आक्रमण करने का रुझान किया और भारत की ओर वह आक्रमण के लिए आगे बढ़ता है। अगला तीसरा बिंदु जो है, भारत में सार्वभौमिक सत्ता का अभाव था। आप देखेंगे जो राजस्थान वाला रीजन है, इसमें राजपूत शासक आपस में ही लड़ाई कर रहे थे। सेंटर में आप देखेंगे सल्तनत वंश का जो शासक उस समय था लोधी वंश शासन कर रहा था। इब्राहिम लोधी के सरदार ही इसके खिलाफ लगातार विद्रोह कर रहे थे। उसमें दौलत खां लोधी जो था उसका इब्राहिम लोधी से मनमुटाव था। आप देखेंगे दौलत खां लोधी जो था पंजाब वाले रीजन का उस समय सरदार था, और राणा सांगा जो राजस्थान वाले रीजन का था, ये भी इब्राहिम लोधी से खौफ खाए हुए था। तो इस वजह से भारत में एक सार्वभौमिक सत्ता का लगभग अभाव था। छोटी छोटी शक्तियों में भारत का साम्राज्य बटा हुआ था। इस बात की जानकारी जो है बाबर को जब वह काबुल कांधार होते हुए पेशावर खैबर दर्रा को पार करते हुए भारत में आक्रमण करने आता है, तब उससे पहले उसको इस बात की जानकारी पता चल गई कि भारत में आपस में ही साम्राज्य जो हैं आपस में ही लड़ रहे हैं और उनके बीच मनमुटाव है और सार्वभौमिक सत्ता का भारत में अभाव है। तो इस वजह से उसने भारत पर आक्रमण करने का अपना रुख किया। अब अगला पॉइंट है बाबर का भारत पर आक्रमण जो होता है सबसे पहले कब होता है? आप देखेंगे प्रथम अभियान जो बाबर ने चलाया 1518-19 ईस्वी में बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण किया। और यह आक्रमण किसके खिलाफ था? यह कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया, तो यूसुफजाई जाति के खिलाफ था। यूसुफजाई जाति के खिलाफ भारत ने 1518-19 में प्रथम अभियान चलाया। जब वह यूसुफ जाति के खिलाफ आक्रमण करता है तो उस समय बाजौर और भेरा 2 स्थानों पर वह कब्जा कर लेता है। बाजौर और भेरा पर कब्जा हो जाता है। फिर दोस्तों 1519 ईस्वी में
वह खैबर दर्रा जो पेशावर में है इसको पार करता है। इसको पार करने के क्रम में वह भारत की ओर बढ़ता है। 1520 ईस्वी में बाजौर पर और भेरा पर 1520 ईस्वी में उसने फिर आक्रमण किया और उस क्रम में उसने बाजौर, भेरा और इस बार उसने सियालकोट और सैयदपुर इन पर भी अधिकार कर लिया, सियालकोट और सैयदपुर पर। अगला बिंदु है 1524 ईस्वी में पेशावर अभियान। पेशावर अभियान के समय उसको इब्राहिम लोदी और दौलत लोदी के बीच मतभेद की खबर मिलती है। जब वह 1524 ईस्वी में पेशावर अभियान कर रहा था उसी समय उसको पता चलता है कि इब्राहिम लोदी और दौलत लोदी के बीच जो संबंध है काफी अच्छे नहीं है। इस वजह से उसने भारत की ओर आक्रमण करने का, ये कई बार आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, किसने बाबर को इब्राहिम लोदी के खिलाफ आक्रमण करने के लिए न्योता भेजा था? तो याद रखिए जो दौलत खान लोदी था उसका पुत्र था दिलावर खान, राजपूत शासक था राणा सांगा। इन दोनों ने बाबर को इब्राहिम लोदी के खिलाफ आक्रमण करने का न्योता भेजा था। अगला प्रश्न है, अगला पॉइंट है दोस्तों, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में जब उसको आमंत्रण मिल जाता है दौलत खान लोदी और राणा सांगा का, तो वह पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ने भारत आता है। और यह युद्ध कब होता है? 1526 ईस्वी में। कई बार ये आपसे पूछा जाता है। पानीपत का प्रथम युद्ध है ये कब होता है? 1526 ईस्वी में। इस युद्ध में दोस्तों क्या क्या हुआ? सबसे पहली बार तुलुगमा युद्ध पद्धति की प्रयोग किया बाबर ने भारत में, पहली बार तुलुगमा युद्ध पद्धति। ये दोस्तों तुलुगमा युद्ध पद्धति जो है दोस्तों उज्बेकों से बाबर ने ग्रहण की है, उज्बेकों से। तो याद रखिए तुलुगमा युद्ध पद्धति उज्बेकों से बाबर ने ग्रहण की। अगला प्रश्न, अगला पॉइंट है, तोपों को सजाने के लिए उसने उस्मानी पद्धति का प्रयोग किया। पानीपत के प्रथम युद्ध में उस्मानी पद्धति क्या होती थी? दो गाड़ियों के बीच में तोपों को व्यवस्थित, जो तोप होती थी तोप को व्यवस्थित करने का तरीका होता था, उसी को कहते हैं तोपों को सजाने के लिए उस्मानी पद्धति। दो गाड़ियों के बीच में तोपों को सजाना, यह है उस्मानी पद्धति। अगला प्रश्न, अगला पॉइंट है, तोप खाने का नेतृत्व जो कर रहे थे बाबर के तोप खाने का नेतृत्व किसने किया? ये कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया। तो उस्ताद अली और मुस्तफा खां, इनके द्वारा तोप खाने को सजाने का नेतृत्व किया गया, उस्ताद अली और मुस्तफा खां। अगला प्रश्न है, कलंदर की उपाधि उसने कब धारण की? दोस्तों जब वह काबुल के निवासियों को, दोस्तों जब वह भारत पर आक्रमण करता है, भारत पर आक्रमण करने के क्रम में जब वह जीत हासिल कर लेता है पानीपत के युद्ध में, तब वह काबुल निवासियों को चांदी के सिक्के दान करता है। काबुल निवासियों को चांदी के सिक्के दान करने के क्रम में, इसी क्रम में उसको कलंदर की उपाधि दी जाती है। तो याद रखिए काबुल निवासियों को चांदी के सिक्के उसने दिए थे, इस वजह से उसकी ये उपाधि पड़ी कलंदर। अब दोस्तों देखिए बाबर के द्वारा जो अगला युद्ध लड़ा जाएगा वो खानवा का युद्ध है। पहला युद्ध पानीपत बाबर और इब्राहिम लोदी के खिलाफ, जिसमें इब्राहिम लोदी युद्ध में ही मारा जाता है। पूरे सल्तनत वंश में इब्राहिम लोदी इकलौता ऐसा शासक है जो युद्ध के मैदान में लड़ते हुए मारा जाता है। ये पॉइंट भी आप याद रखिए। खानवा का युद्ध किसके बीच होता है? 1527 ईस्वी में होता है, सबसे पहली बात। दूसरा पॉइंट याद रखिए, खानवा का युद्ध चित्तौड़ का जो राजपूत शासक था जिसने इब्राहिम लोदी के खिलाफ बाबर को आमंत्रण दिया था युद्ध करने का, अगला युद्ध बाबर ने उसी के खिलाफ लड़ा, क्योंकि बाबर ने अपनी जो बाबरनामा लिखा है, बाबरनामा में उसने बोला है कि राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी के खिलाफ आक्रमण करने का जब उसे आमंत्रण दिया था तो उसने वादा किया था कि वह बाबर की हेल्प करेगा, लेकिन उसने बाद में बाबर की हेल्प नहीं की। इस वजह से, और बाबर ने भी सोचा कि अगर भारत में अगर स्थायी रूप से राज्य करना है तो राणा सांगा जो था काफी शक्तिशाली शासक था, इस वजह से उसने अपने राज्य को अकंटक करने के लिए राणा सांगा के खिलाफ अभियान छेड़ा। और दोस्तों राणा सांगा ने जब इब्राहिम लोदी के खिलाफ बाबर को आमंत्रण दिया था, तब राणा सांगा ने सोचा था कि बाबर लुटेरा है, इब्राहिम लोदी को हराएगा और इब्राहिम लोदी के सारे खजाने को लूट कर वह वापस चला जाएगा। लेकिन बाबर ने भारत में आने के बाद जब वह इब्राहिम लोदी को परास्त कर देता है और भारत में स्थायी रूप से अपने पैर जमा लेता है, तो अगला युद्ध जो लड़ा बाबर ने, खानवा का युद्ध चित्तौड़ के राजपूत शासक राणा सांगा के ही खिलाफ लड़ा गया। और इसी युद्ध को जीतने के बाद
खानवा के युद्ध को जीतने के बाद दोस्तों बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है, बाबर ने गाजी की उपाधि कब धारण की? खानवा के युद्ध को जीतने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। अगला पॉइंट जो है शराब पर प्रतिबंध और जिहाद। दोस्तों राणा सांगा के खिलाफ जब युद्ध लड़ाई खानवा का युद्ध लड़ा जा रहा था, उससे पहले बाबर ने जिहाद का नारा दिया। बाबर ने जिहाद का नारा दिया और साथ ही साथ अपने पूरे राज्य में शराब पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था। इस वजह से, क्योंकि वह जानता था राणा सांगा जो है काफी शक्तिशाली शासक है, इसलिए उसने जिहाद का नारा दिया और शराब पर अपने राज्य में पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था, जब तक वह खानवा का युद्ध जीत ना ले तब तक। अगला बिंदु देखते हैं। अब दोस्तों अगला जो अभियान है बाबर का, वो चंदेरी का युद्ध है। चंदेरी का शासक जो है ये भी राजपूत शासक है, मेदिनी राय। मेदिनी राय के खिलाफ ये अभियान छेड़ा जाता है और 1528 ईस्वी में ये युद्ध होता है। यही बिंदु आपसे पूछे जाते हैं चंदेरी के युद्ध से संबंधित, और इस युद्ध में मेदिनी राय परास्त हो जाता है। और दोस्तों चंदेरी के युद्ध जीतने के क्रम में ही बाबर का जो मालवा को जीतने का अभियान है वह बिल्कुल साफ हो जाता है। तो ये मालवा को जीतने के क्रम में ही ये चंदेरी का युद्ध भी लड़ा जाता है। तो याद रखिए मालवा के रास्ते को साफ करने के लिए उसने चंदेरी का युद्ध लड़ा और मेदिनी राय को परास्त कर दिया 1528 ईस्वी में। अब चौथा अभियान आप देखेंगे, ये चौथा अभियान काफी महत्वपूर्ण है। ये घाघरा का युद्ध, ये अफगान सेना के खिलाफ था। अफगान सेना जो दोस्तों अफगानी सेना थी, अफगानी सेना बिहार और बंगाल की संयुक्त सेना थी अफगान सेना, इसके खिलाफ लड़ा गया था ये घाघरा का युद्ध। अब दोस्तों महमूद लोदी जो था इस अफगान सेना का नेतृत्व कर रहा था। महमूद लोदी, इसके खिलाफ ये अभियान चलाया गया। अब दोस्तों अगला बिंदु देखिए, घाघरा के युद्ध को जीतने के बाद 1529 ईडी में महमूद लोदी जो था ये बंगाल के रीजन में भाग जाता है और फाइनली ये बाबर घाघरा का युद्ध जीत जाता है। अब अगला बिंदु है बाबर की मृत्यु जो होती है ये आगरा में होती है। कई बार पूछा गया बाबर की मृत्यु कहाँ हुई? आगरा में। और उसका जो मकबरा था सबसे पहले आगरा में बनाया गया, लेकिन बाद में बाबर की अंतिम इच्छा के अनुसार उसका मकबरा जो था आराम बाग, आप देखेंगे काबुल के अंदर बनाया गया। तो सबसे पहले उसका मकबरा आगरा में बना, फिर उसकी अंतिम इच्छा के अकॉर्डिंग उसका मकबरा काबुल में बनाया गया। तो बाबर का मकबरा कहां पर है? याद रखिए काबुल के अंदर है बाबर का मकबरा। अब दोस्तों बाबर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो हैं आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो मिसलेनियस बिंदु हम देखते हैं कौन कौन से हैं। सबसे पहला है बाबर ने सड़कों की माप के लिए गजे बाबरी का शुभारंभ किया। तो गजे बाबरी का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? गजे बाबरी का शुभारंभ जो किया गया बाबर के द्वारा किया गया सड़कों की माप के लिए। अगला बिंदु है बाबर भारत में दो महत्वपूर्ण खेल, एक तो था गंजीफा खेल और दूसरा था इश्कबाजी। ये दो खेल भारत में लेकर आता है। गंजीफा खेल जो था दोस्तों ये ताश के पत्तों से संबंधित था। ताश के पत्तों से संबंधित जो खेल है गंजीफा, ये बाबर लेकर आता है भारत। और इश्कबाजी, ये जो दूसरा खेल था इश्कबाजी, ये जो है कबूतरों से संबंधित खेल था। कबूतरों से संबंधित खेल था इश्कबाजी और गंजीफा। ये जो है ये भारत में बाबर के द्वारा लाए गए खेल थे। ये कई बार आपसे पूछे जाते हैं। बाबर ने नए तरीके के छंद मुबैयान का सृजन किया। तो ये बाबर काफी संगीत में भी रुचि रखता था, लेखन में रुचि रखता था। तो याद रखिए, तो उसने छंद मुबैयान छंद का सृजन बाबर के ही द्वारा किया गया। और उसने अलंकार शास्त्र पर एक किताब भी लिखी है दोस्तों, अलंकार शास्त्र पर रिसाल ए उसज। रिसाल ए उसज जो है ये अलंकार शास्त्र की किताब है और बाबर के द्वारा लिखी गई है। अगला बिंदु है बाबर ने अपनी आत्मकथा जो है कौन सी भाषा में लिखी? बाबर ने अपनी आत्मकथा तुर्की भाषा में लिखी और उसका नाम है बाबरनामा। बाबरनामा कौन सी भाषा में लिखी गई है? तुर्की भाषा में। कई बार ये आपसे प्रश्न पूछा गया है बाबरनामा किस भाषा की पुस्तक है? तो याद रखिए तुर्की भाषा में लिखा गया है बाबरनामा। अगला बिंदु है दोस्तों बाबर ने एक सिक्का भी चलाया, वह उसका नाम था शाहरुख। शाहरुख नामक सिक्का चलाया। शाहरुख नामक सिक्का बाबर के द्वारा चलाया गया और ये किसका था? कौन सी धातु का? ये चांदी का सिक्का था। तो याद रखिए बाबर ने भारत में शाहरुख नामक चांदी का सिक्का भी चलाया। दोस्तों 1530 ईस्वी में जब बाबर की मृत्यु हो जाती है, बाबर की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र जो है हुमायूं वह राजगद्दी पर बैठता है और
आगे की वीडियो में हम दोस्तों हुमायूं को पढ़ेंगे, देखेंगे हुमायूं किस प्रकार 1530 से लेकर 1540, फिर उसके बाद 1555-56 में और शेर शाह सूरी के साथ उसके संघर्षों को देखेंगे। तो दोस्तों इसी तरीके से ये मुगल वंश की वीडियो को लगातार देखते रहिए। अगला वीडियो हमारा हुमायूं से संबंधित रहेगा।